बात केवल बंगाल की नहीं है। बंगाल में जब यह घटना हुई है उसके बाद से देश के बाकी हिस्सों से किस तरह की तस्वीरें आई हैं वो देखेंगे तो आपको पूर्ण तौर पर समझ में आएगा कि आखिर कितनी अधिक जरूरत है इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने की, कितना आवश्यक है कि महिलाएं हमारे समाज में सुरक्षित महसूस करें। आज तक इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, मेरे देश की 50% महिलाओं की आबादी के लिए कोई एक सिंगल ऐसा कानून नहीं बना जो पायलट प्रोजेक्ट की तरह हो, जिसमें हर वर्ग की महिलाएं कवर हों, हर एज ग्रुप की महिलाएं कवर हों। तो कम से कम हमारी भारत सरकार से ये अनुरोध है कि महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम एक हम अपनी देश की बेटियों को मौलिक अधिकार के रूप में दे सकते हैं। इस पर सोचा जा सकता है और अगर ये कानून जिसका फॉर्मेट बहुत अच्छा है, बहुत पहले मैंने सोचा था और मुझे लगता है कि जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला तो टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो इन सारी चीज़ों पर अगर काम होगा, महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम अगर हमारी सरकारें बेटियों के लिए बना करके देंगी तो डेफिनेटली चेंज आएगा। 9 अगस्त को उत्तराखंड में नर्स के साथ रेप और हत्या कर दी गई। 9 अगस्त को ही अमेठी यूपी में पिता ने बलात्कार किया। 11 अगस्त पंजाब में गैंगरेप का मामला सामने आया। 12 अगस्त 6 साल की बच्ची के साथ सरकारी कर्मचारी ने रेप किया। 12 अगस्त को ही उत्तराखंड में एक टीनेजर के साथ गैंगरेप हुआ। 12 अगस्त को ही बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ। 14 अगस्त को तमिलनाडु तंजावुर में 14 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ। 14 अगस्त को ही मुंबई के साकीनाका में 3 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ। 14 अगस्त को ओडिशा में डॉक्टर पर 2 मरीजों के साथ रेप का आरोप लगा। 14 अगस्त को सिरोही में 65 साल की वृद्धा के साथ बलात्कार हुआ। 15 अगस्त को सिलीगुड़ी में नाबालिग के साथ गैंगरेप। 16 अगस्त बलिया में नाबालिग से रेप। 16 अगस्त को भोपाल में नाबालिग के साथ घर के अंदर रेप। 17 अगस्त सोनभद्र में रेप पीड़िता की मौत हो गई। 17 अगस्त मध्य प्रदेश ब्यौहारी में 69 साल के आदमी ने नाबालिग से बलात्कार किया। 18 अगस्त जोधपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 18 अगस्त को ही बेंगलुरु में 22 साल की युवती के साथ बलात्कार हुआ। 18 अगस्त को लुधियाना में 3 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार हुआ। 18 अगस्त दिल्ली में 11 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। 18 अगस्त को आंध्र प्रदेश में भी नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ। ये लिस्ट सभ्य समाज के मुंह पर थप्पड़ है, व्यवस्था के नकारेपन पर प्रश्न चिन्ह है, समाज के अंदर बढ़ते दरिंदों की मौजूदगी का जीता जागता दस्तावेज है। इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? समाज में मंथन पहली बार नहीं चल रहा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वो मंथन केवल एक घटना पर आधारित न हो, बल्कि उसे एक मुकाम तक पहुंचाया जाए। रेप की घटनाओं की जो आखिरी विस्तृत रिपोर्ट देश के पास है वो 2022 की है। तब 6 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी के 32 मामले दर्ज किए।
जबकि 60 साल से अधिक उम्र की महिला के साथ हैवानियत के 87 मामले रिपोर्ट किए गए। 2022 में गर्भवती 34 महिलाओं के साथ भी बलात्कार के मामले सामने आए। समाज अपने कुत्सित विचारों को छुपाने के लिए कभी लड़की के कपड़ों, कभी उसके स्वतंत्र व्यवहार का सहारा लेता है, कभी रात में उसके बाहर होने पर इल्जाम डालता है। पर जिस समाज में 6 साल की बच्ची और 60 साल की बुजुर्ग में कोई फर्क नहीं रहता, वहां क्या वजह बताई जाए ऐसे अपराधों की? ये मानसिकता जो डेवलप होती है वो हमारे घर के अंदर से होती है और समाज से होती है। तो जो समाज अपने आगे आने वाली जनरेशन को, जो फैमिली अपनी आगे आने वाली जनरेशन को जो दिखाता है, जिस तरीके से वो विमेन को ट्रीट करता है, वही मानसिकता वहां से पनपना शुरू होता है। आखिर ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? आंदोलन, आक्रोश, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, पक्ष विपक्ष का हंगामा, कानून में बदलाव, नतीजा क्या? शहर हो या कस्बा, शिक्षित हो या अशिक्षित, हर जगह के ऐसे आंकड़े परेशान करते हैं। दिल्ली को तो देश का सबसे असुरक्षित शहर माना गया है। 2022 में दिल्ली में 1204 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इस साल पूरे देश में हुए मामलों का ये 31.2% था। न घर में सुरक्षित, न स्कूल में, न दफ्तर में, न अस्पताल में, न शहर में, न गांव में, न मासूम, न बुजुर्ग। क्या करें बेटियां? जवाब समूचे समाज को देना है। सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहां पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहां पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने देखी है उनकी आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। सीबीआई की जांच पर कोई भरोसा है? भरोसा ही करना पड़ेगा। कानून सख्त बन गया, नारे खूब लग गए, प्रदर्शन जमकर हो गया, राजनीति भी जमकर हुई, सरकारें बना ली, गिरा दी, लेकिन अपराध पर लगाम नहीं लगा पाए। सवाल एक ही छूट जाता है, आखिर क्यों? जब निर्भया का मामला हुआ था तो पूरे देश की आत्मा को उसने झकझोर दिया था, लेकिन उसके बाद से केवल एक के बाद एक असली नाम छुपाकर नकली नाम के साथ इंसाफ की बस मांग होती गई। लेकिन निर्भया के समय जिस तरह का आंदोलन छिड़ा था, जिस तरह का आक्रोश समूचे देश ने देखा था और जिस तरह के बदलाव हुए थे, उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए गैंग रेप की वारदात ने देश को हिलाकर रख दिया था। आम जनता के गुस्से को समझते हुए रेप के कानूनों की समीक्षा हुई और कानून कड़े बनाए गए ताकि रेप पीड़िता को इंसाफ मिल सके और रेप के दोषी बच न सके। गलत तरीके से छेड़छाड़ या दूसरे तरह के यौन उत्पीड़न को भी रेप की धाराओं में शामिल किया गया। 18 साल से कम उम्र का कोई युवा अगर रेप जैसा जघन्य अपराध करता है तो उसका अपराध वयस्कों की श्रेणी में शामिल किया गया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसके तहत आईपीसी की धारा 181 और 182 में बदलाव किए गए। रेप करने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। भारतीय न्याय संहिता की में बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। निर्भया कांड के बाद से बलात्कार के गंभीर मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए होने लगी है। निर्भया कांड के बाद ही पॉक्सो एक्ट भी अस्तित्व में आया। कई राज्यों ने ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत महसूस की और इसे लागू किया। कई राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए, जिनमें यह सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं से संबंधित अपराधों की सुनवाई इन कोर्ट्स में तय समय सीमा में की जाएगी और दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल कंडेमनेबल है और हम सबको मिलकर इसकी चिंता करने की जरूरत है। मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबडे से आग्रह किया था
कि नए कानून के मुताबिक 2 महीने में अनुसंधान पूरा होना चाहिए और ट्रायल 6 महीने में पूरा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उनकी अगुवाई में इस बात की चिंता करे कि ऐसी घटनाएं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में देश भर में हो, उनका जल्द से जल्द निपटारा हो। कानूनों में बदलाव के अलावा महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए निर्भया फंड की भी व्यवस्था की गई। 2013 में केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा और संरक्षा के लिए निर्भया फंड की शुरुआत की। निर्भया फंड के तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को महिला सुरक्षा की दिशा में प्रोजेक्ट और योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसी फंड से महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम, महिला हेल्पलाइन स्कीम भी शुरू की गई। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि निर्भया फंड के तहत जो धनराशि राज्यों को दी गई थी वो पूरी खर्च नहीं हो पाई। जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं महोदय, तो ये कहना उचित होगा कि एक तरफ निर्भया फंड की रचना की घोषणा करते हैं 13 में, एक काम निर्भया फंड में नहीं करते, लेकिन जो निर्भया के बलात्कारी हैं उनको कांग्रेस नित अलायंस के लोग बलात्कारी के हाथ में 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन देते हैं। केंद्र सरकार ने निर्भया फंड की राशि सही तरह से खर्च करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है ताकि राज्य और केंद्र मिलकर काम कर सकें। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि निर्भया कांड के 12 साल बीत जाने के बाद भी फंड का पूरा इस्तेमाल सरकार नहीं कर पा रही। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि 2023 तक निर्भया फंड के लिए 7,212.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिनमें से 5,512.97 करोड़ रुपए या लगभग 76% का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों ने किया। दिल्ली ने 97%, तमिलनाडु ने 92.4% और बंगाल में 91.2% इस्तेमाल हुआ, जबकि अरुणाचल ने 34.9%, आंध्र प्रदेश ने सिर्फ 34.1% और मेघालय ने 42.2% ही इस्तेमाल किया। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। सरकारी कोशिशों के बावजूद दुखद पहलू यह है कि देश में रेप जैसे जघन्य अपराध कम नहीं हुए। 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया था। निर्भया कांड के बाद रेप जैसे मामलों में जल्द सुनवाई और सजा की बातें की गई। संसद से सड़क तक बात हुई, लेकिन कुछ नहीं बदला। 2019 में हैदराबाद में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। विरोध हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और मुठभेड़ में मौत भी हो गई, लेकिन फिर से ऐसा न हो, इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा अधिनियम पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि बलात्कार के मामलों की जांच 1 हफ्ते में पूरी करनी है, फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई हो और 21 दिनों के भीतर फैसला हो जाए। लेकिन सच तो ये है, 2022 के आखिर तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। इनमें से सिर्फ 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई, जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। फांसी की और आजीवन कारावास जैसी सजाओं का प्रावधान भी रेप की घटनाओं में कमी लाने में सक्षम नहीं हुआ। दिल्ली की निर्भया से कोलकाता की अभया तक कुछ बदलता दिखना तो दूर और बदतर होता जा रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।